Beta, see here, the next application of Gauss law that we are discussing is electric field due to electric field due to charged hollow sphere. Charged hollow sphere. बेटा ये स्फीयर है लेकिन अंदर से खोखला है, होलो है। तो जब भी चार्ज देंगे तो चार्ज यहां सरफेस पर होगा क्योंकि अंदर से तो खोखला है। चार्ज कहां प्रेजेंट है? सरफेस पर। सरफेस पर चार्ज है और रेडियस है आर। दिस इज अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज स्टोर। अगर बेटा सरफेस पर चार्ज है तो सरफेस का एरिया होगा। मान लीजिए कि जो चार्ज है उसकी सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सरफेस पर बिखरा हुआ है। द चार्ज इज स्प्रेडेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो पर यूनिट सरफेस एरिया पर जो चार्ज है दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या इसको बोलेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। पहला कंडीशन, फील्ड अंदर निकालना चाहते हैं स्फीयर के अंदर। लेट वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the sphere. Electric field inside the sphere. बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाल रहे हैं? इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर यानी कि इनसाइड द स्फीयर एट पॉइंट पी। एट पॉइंट बेटा ये सॉलिड स्फीयर का रेडियस क्या है? आर, और हम पी पॉइंट पर निकालना चाहते हैं जिसका यहां से दूरी है आर। तो यहां से क्या करना है भाई? चार्ज सिमेट्रिक स्फेरिकल है तो बेटा उसी को देखते हुए हमें जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है वहां स्फेरिकल गॉसियन सरफेस खींचेंगे। कैसा खींचेंगे? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। क्या ड्रॉ करेंगे? ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस फ्रॉम पॉइंट पी। ड्रॉ अ गॉसियन। गॉसियन इज अ सिमेट्रिक सरफेस from point P. From point P. Here Gaussian surface is G surface. Gaussian surface is spherical. क्यों spherical? क्योंकि बेटा चार्ज spherical है। तो जो Gaussian surface बनेगा वो भी spherical ही होगा। वो भी क्या बनेगा? spherical ही होगा। गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल ही होगा। अब देखिए बेटा इस पॉइंट पर निकालना, यहां छोटा सा एरिया घर पे लेते हैं डी ए। लेट वी टेक अ स्मॉल एरिया वेक्टर। स्मॉल एरिया वेक्टर डी ए एट पॉइंट बी। पॉइंट through which electric flux कैलकुलेट करें। बेटा सब जगह कल भी हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसा फील्ड निकालना हो हम गॉस लॉ का यूज करेंगे। बेटा हम क्या करेंगे? यहां से अभी इसका इस्तेमाल करते हैं ई डॉट डी एस और डी ए सरफेस एरिया डी ए है। बेटा ये इसको इंटीग्रेट करना है। टोटल सरफेस एरिया क्या है बेटा? इसका रेडियस है आर, तो ये गॉसियन सरफेस का एरिया हो गया 0 से 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू चार्ज इनक्लूड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा चूंकि
ये क्या है, ये सॉलिड, ये होलोस्फीयर है और चार्ज बाहरी सरफेस पर है। हमने एक फील्ड निकालना था इनसाइड पॉइंट पर, तो हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। फ्रॉम दिस सरफेस इफ यू आर टेकिंग एनी इनसाइड पॉइंट, here this is inside point. Now from here if you are drawing a Gaussian surface, inside the Gaussian surface no charge inflow, so charge enclosed is zero, charge enclosed is zero, तो 0 upon epsilon naught, ये क्या होगा बेटा, a into 4 pi r square, 4 pi r square हो जाएगा, वो टोटल सरफेस एरिया 4 pi r square, तो a की वैल्यू 0 अपन 4 pi r square 0 हो जाएगा, यानी कि इनसाइड पॉइंट में if any spherical charge distribution is there and over which charge is uniformly spread. Now if we take any point inside the hollow sphere, which since the charge is present on the outside surface of the sphere, so at inside of this charge hollow sphere the field will be 0. बेटा क्या समझ आया कि अगर कोई भी होलो चार्ज स्फीयर हो और चार्ज बाहरी सरफेस पर है तो अंदर में कहीं भी फील्ड 0 होगा, इनसाइड पॉइंट पे कहीं भी फील्ड क्या हो जाएगा, तो इफ अ चार्ज इज गिवन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द चार्ज spherical conductor, then at the inside point electric field will be 0, electric field will be 0. चलिए अब सेकेंड केस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर। सेकेंड केस क्या पढ़ रहे हैं, electric field on the surface of the just on the surface of sphere at point P। तो ये गॉसियन सरफेस हटा करके अब गॉसियन सरफेस P पॉइंट जस्ट इसके ऊपर पे है, इस गॉसियन सरफेस के जस्ट ऊपर, तो अब ये गॉसियन सरफेस यहां से ड्रॉ करेंगे इस स्फीयर के बाहरी पॉइंट से, इस स्फीयर के जस्ट बाहर से ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन से और यहां लेंगे एरिया वेक्टर डी है। बेटा हमें ड्रॉ द गॉसियन सरफेस फ्रॉम पॉइंट पी, यहां से ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। अब बेटा इस गॉसियन सरफेस का एरिया तो स्फीयर के रेडियस के बराबर ही है, तो यहां स्फीयर का रेडियस कर देंगे। अब इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा ये पूरा चार्ज होगा, ये चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, अब ये चार्ज, ये देखिए बेटा ये ऑलरेडी दिस इज अ spherical charge distribution and charge is spread over the outside surface of the sphere, and we have to find electric field just on the upper surface of this sphere. Now from the upper surface, from the dotted line we have drawn Gaussian surface. So applying Gauss law, the total flux through the Gaussian surface, this time this is the Gaussian surface which is enclosing whole charge. How much charge? Per unit area sigma charge is here, and what is the total surface area of this charge hollow sphere? 4 pi r square। बेटा चार्ज केवल सरफेस एरिया के ऊपर था, कितना एरिया था 4 पाई कैपिटल आर, इसका रेडियस क्या है बेटा इस स्फीयर का कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा इस केस में ये भी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमने जस्ट इस चार्ज स्फीयर के बाहरी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो ये रेडियस और गॉसियन सरफेस का रेडियस दोनों इक्वल होगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा सरफेस पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो बिल्कुल याद रखेंगे। फिर से देखिए मैं बता रहा हूं, फिर से देखिए कैसे हमने सॉल्व किया। हमने क्या लेना था, एक चार्ज होलो स्फीयर जिसका रेडियस था r, चार्ज है बेटा, चार्ज बाहरी सरफेस पर रहेगा, अंदर वाले सरफेस पर नहीं रहेगा, चार्ज है। इस चार्ज की वजह से जस्ट इस होलो स्फीयर के बाहरी पॉइंट पर फील्ड निकालना है, इसके बाहरी पॉइंट पर पी पॉइंट, तो यहां से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए, और यहाँ छोटा सा एरिया वेक्टर लीजिए डी है। बेटा यहां से इलेक्ट्रिक इधर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, ई डॉट डी, क्या लिखेंगे ई डॉट डी, एंगल क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, cos 0, तो cos 0 क्या होता है यहाँ cos 0 इज इक्वल टू 1,
और ये एरिया, ये गॉसियन सरफेस एरिया, बिकॉज दिस इज चार्ज होलो स्फीयर एंड वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट ऑन द अपर सरफेस। तो अब अपर सरफेस का रेडियस जस्ट इस गॉसियन सरफेस का रेडियस जो होगा इस सॉलिड स्फीयर के रेडियस के बराबर होगा, इसलिए हमने ई डॉट डी ए पूरा सरफेस एरिया इस सॉलिड इस होलो स्फीयर के सरफेस के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटसाइड सरफेस पर क्या होगा, ये देखिए चार्ज इनक्लोज, ये गॉसियन सरफेस बना बेटा, ये गॉसियन सरफेस जो बना इसके अंदर में चार्ज इनक्लोज क्या है, जो सरफेस के ऊपर है, सरफेस कितना है, सरफेस पर यूनिट एरिया पर चार्ज है सिग्मा, यूनिट एरिया पर चार्ज है, यूनिट एरिया पर चार्ज है सिग्मा। तो टोटल एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज होलो स्फीयर जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इनसाइड में क्या पढ़ा बेटा, इनसाइड में 0 होता है, इसके पहले पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में जस्ट इसके बाहरी पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे। नेक्स्ट केस क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ द चार्ज होलो स्फीयर, ऑन आउटसाइड सरफेस, ऑन आउटसाइड सरफेस, कहां निकाले, आउटसाइड सरफेस, आउटसाइड सरफेस यहां है बेटा पी पॉइंट। तो यहां से गॉसियन सरफेस अब ड्रॉ कीजिए, फिर से मैं दिखा रहा हूं, ये बेटा ये चार्ज होलो स्फीयर है, चार्ज जो बाहरी सरफेस पर रहेगा, चार्ज अंदर में नहीं रहता है क्योंकि रिपल्सन की वजह से सबसे दूर जो बाहरी सरफेस है वहां चले जाते हैं। ये आर रेडियस है, यहां से जो लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगे यहां पर ये छोटा सा एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसका रेडियस क्या है बेटा आर, यहां जो एरिया वेक्टर लिया डीए लिया, क्योंकि ये लाइंस ऑफ फोर्स है परपेंडिकुलर इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम cos 0 लगेगा, ई डॉट डीए टोटल फ्लक्स, इस टोटल सरफेस एरिया, इसका रेडियस है स्मॉल आर, गॉसियन सरफेस आउटसाइड 0 to 4 पाई आर स्क्वायर। इस केस में आर कैपिटल आर से बड़ा है, यानी कि हम आउटसाइड पॉइंट पर निकालें। चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा इनटू टोटल सरफेस एरिया, कितना चार्ज है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर हम फील्ड आउटसाइड पॉइंट पर बात करते हैं तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस खींचते हैं, और गॉसियन सरफेस के अंदर में इनक्लोज चार्ज, तो ये पूरा हो जाएगा जो स्फीयर पर चार्ज है, कितना है बेटा यूनिट एरिया पर सिग्मा, टोटल एरिया कितना है चार्ज स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। जब इसे सॉल्व करेंगे डीए का इंटीग्रेशन ए आ जाएगा, लिमिट क्या है 0 से 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0 ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा 4 पाई तो हटा दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये क्या हो गया E इंटू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि देखिए बेटा बाहरी पॉइंट पे 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ये चार्ज, ये इस पॉइंट की दूरी कहां से लिए, इस पॉइंट की दूरी कहां से लिए सेंटर से आर स्क्वायर। बेटा इसको खोल के कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है चार्ज प्रेजेंट ऑन टोटल सरफेस एरिया। बेटा अगर टोटल सरफेस एरिया पर चार्ज क्यू था, टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसी को तो सिग्मा बोलेंगे। ये सरफेस के ऊपर चार्ज था और यूनिट एरिया पर, ये चूंकि स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इस टोटल पर कितना चार्ज था क्यू, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर को सिग्मा था। तो सिग्मा को इस इक्वेशन में रिप्लेस कीजिए, सिग्मा की जगह लिखेंगे क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, अब लिख डालिए आर स्क्वायर ये होंगे और एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बेटा
इसको लिख सकते हैं 1/4πε0। एक साथ लिखिए और क्या लिखेंगे बेटा, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट गया, ये 1/4πε0 Q/r²। यानी कि ये बाहरी पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करेंगे तो चार्ज ये एज्यूम करेंगे कि चार्ज ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो सेंटर में है, यहां से दूरी लिया था पॉइंट पी की, ये टोटल डिस्टेंस, यानी कि चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, बिकॉज डिस्टेंस हम तो सेंटर से लिए, because we have distance taken from the center, because we have taken distance from the center. But a same question was asked, we have already derived the formula. Now the question was to draw the graph between electric field and distance from the center of hollow charge sphere, from the center of hollow charge sphere. तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोग जब तक इसका डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस और रेडियस के अंदर तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, रेडियस के अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। तो और सरफेस पर क्या था बेटा, सरफेस पर था σ/ε जब रेडियस r था, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 1/r² से प्रोपोर्शनल है, ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर में क्या है बेटा, अंदर में सब जगह 0 है, रेडियस के अंदर सब जगह 0 होता है। So if a charge hollow sphere is there, inside of the hollow sphere electric field will be 0 r, यानी कि रेडियस के अंदर, यानी कि चार्ज होलो स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके अंदर में सब जगह फील्ड क्या होगा, 0। यानी कि अब बिजली गिरती रहेगी, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, आप कार के अंदर बैठे हुए हैं, आराम से चले जा रहे हैं बेटा, आप सुरक्षित है। क्यों मालूम है, क्योंकि किसी में ये कार भी एक तरह का मेटल का केज है, मेटल का स्फीयर है, इसके अंदर में कोई भी चार्ज होगा वो सारा चार्ज बाहर चला आएगा। तो जो थंडरस्टॉर्म होगा वो आपको नुकसान करेगा ही नहीं, क्योंकि आपके ऊपर का जो चार्ज है सारा कार के मेटालिक बॉडी के सरफेस के ऊपर आ जाता है। इसीलिए थंडरस्टॉर्म से कार के अंदर बैठने वाले किसी भी आदमी को नुकसान नहीं होता है, बिकॉज द metallic cage or metallic sphere produces 0 electric field inside the sphere. स्फीयर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। तो ये ग्राफ हमने खींचा, ये ग्राफ में क्या दिखा रहा है कि r रेडियस, यानी कि अगर इस स्फीयर का रेडियस r है तो इस पर कितना हो चार्ज दिया जाए, अंदर में नेट फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। इसीलिए अगर थंडरस्टॉर्म हो रहा है, बिजली गिर रही है और हम कार के अंदर बैठे हुए, तो बेटा उससे निकलने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि सारा का सारा चार्ज आउटसाइड सरफेस पर चला जाता है। और थंडरस्टॉर्म होता है तो वो ये नहीं पहचान पा रहा है कि अंदर में चार्ज है, क्योंकि चार्ज तो चार्ज पर फोर्स डालता है, हमसे क्या मतलब। तो हमारे बॉडी पर अगर चार्ज आ जाएंगे तभी तो हमारे बॉडी के ऊपर थंडरस्टॉर्म होगा, बिजली आएगा तो गिरेगा। लेकिन अगर वो मेटल के कार के अंदर है तो हमारे बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज रहेंगे सारे इंडक्शन से बाहर चला जाता है, और ये लगता है कि अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं, इसलिए अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर पे चार्ज ही नहीं है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होल चार्ज स्फीयर इज 0। is but see here, when thunderstorm occurs on the upper cloud, more number of negative charge density of electron occur, in the middle sphere positive charge region create. So what happened during raining season, when rain started to fall, the medium become conducting, और ये प्लस माइनस के बीच में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी हवा रहती है वो आयनाइज हो जाती है, आयनाइज होने से मीडियम कंडक्टिंग हो जाता है। जैसे ही मीडियम कंडक्टिंग हो गया, ये माइनस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सीधे इस प्लस की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसमें से कुछ आकर न्यूट्रलाइज हो गए, वो स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है बेटा। आप देखते होंगे बादल में थंडरस्टॉर्म के समय जोर से आवाज बनती है, जोर से स्पार्क बनती है। स्पार्क क्यों बनता है, प्लस माइनस टकराते हैं, इनमें से कुछ न्यूट्रलाइज हो गए और बाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर के जमीन के थ्रू सीधे वो नीचे चले आते हैं। लेकिन यही अगर चार्ज किसी में ह्यूमन बीइंग के ऊपर जाएगा, प्लांट के ऊपर जाएगा, तो इसमें इतना हीट प्रोड्यूस होगा, वो प्लांट को, ह्यूमन बीइंग को वो जला देंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। नो अभी देखते हैं, तो ये मेटेलिक जो कंडक्टर होता है किसी भी बिल्डिंग के ऊपर लगाए जाते हैं, ये क्या करता है कि जब भी
बेटा थंडरस्टॉर्म होता है, ऊपर में एक्सेस चार्ज प्रोड्यूस होता रहता है। इस चार्ज को, ये जो पॉइंटेड चीज है, पॉइंटेड चीज से चार्ज बहुत तेजी से लॉस होता है। ये पॉइंटेड चीज जल्दी इसमें से होते हुए जमीन में चला जाता है और ऊपर से एक्स्ट्रा चार्ज को इकट्ठा ही नहीं होने देता। जैसे चार्ज इकट्ठा हुए ये तुरंत जमीन में भेज देता। ये अर्थिंग कहलाता है। और ये मेटेलिक कंडक्टर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेटेलिक कंडक्टर? इट ट्रांसफर होल चार्ज दैट accumulate above it in the cloud and transfer it into the earth and make the potential above the building to minimum। तो क्या होगा, चार्ज का फॉल इस बिल्डिंग के ऊपर नहीं होगा और ये बिल्डिंग क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तो बिल्डिंग को कैसे सुरक्षित रहते हैं चार्ज से? बाय द यूज ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं। वी कॉल इज मेटेलिक। इलेक्ट्रिक फील्ड, E for electric field due to solid charge sphere। बेटा हमने एक सॉलिड स्फीयर ले लिया जो नॉन कंडक्टिंग है, मानिए प्लास्टिक का बना हुआ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसके ऊपर चार्ज देंगे तो ये इंसुलेटर का बना हुआ, जहां चार्ज को छोड़ेंगे अंदर में भी छोड़ेंगे तो अंदर ही रहेगा। क्योंकि अगर बेटा ये कंडक्टर मेटल का बना हुआ रहता है, ये स्फीयर ना, सॉलिड स्फीयर अगर मेटल का बना हुआ तो अंदर में चार्ज को रखते हैं सारा चार्ज बाहर भाग जाता, अंदर में रहता नहीं है। मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा, अगर मेटल के अंदर में चार्ज को रखे होते ये सारा चार्ज बाहर चला जाता, ये रुकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में दूरी कम है। जब ये भागेगा यहां रहेगा तो दूरी थोड़ा बढ़ जाएगी, रिपल्सन घटेगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। रिपल्सन घटेगा, रिपल्सन विल डिक्रीज एंड स्टेबिलिटी विल इंक्रीज व्हाई द चार्ज मूव टू द आउटसाइड सरफेस। तो हमने क्या बोला, ये अगर सॉलिड स्फीयर कंडक्टर का रहता और इसके अंदर में चार्ज डालते ये सारा चार्ज बाहरी सरफेस पर चला जाता। लेकिन ये हमें तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो चार्ज अब जहां रखेंगे वहीं का वहीं रह गया। चलिए, ये रेडियस है r और टोटल चार्ज q दिया। लेट कैपिटल Q charge is given to the sphere, अगर बेटे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर प्लास्टिक है, रबड़ है, इस तरह से नॉन कंडक्टर का बना हुआ है तो जो चार्ज जहां छोड़ेंगे वहीं रह जाएगा और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेट Q charge is given to the sphere which gets uniformly distributed, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। Now, in case of non-contact solid sphere, if we are giving any charge to the interior, it is uniformly distributed throughout the sphere. Uniformly distributed. तो रो क्या होता है? डेंसिटी। बट यहां हम दे रहे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कितना चार्ज दिया? Q। टोटल स्फीयर का रेडियस क्या है? वॉल्यूम क्या है? बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। ये है चार्ज डेंसिटी, इसे बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यूनिट क्या होगा? चार्ज का तो कूलम, रो का यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट होता मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। अब याद रखेंगे इन केस ऑफ सॉलिड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज डेंसिटी इज कूलम पर मीटर क्यूब। अभी बेटा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है and we want to find first case. Let we take a point P. Take a point P inside the sphere. हम एक ऐसा पॉइंट ले रहे हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे लेकिन स्फीयर के अंदर हो। ये थोड़ा सा रफ करता है।
इसके अंदर में चार्ज है सब जगह। इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पर जो अंदर में, जो कितनी दूरी पर है सेंटर से, स्मॉल आर, पूरा रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो जिस पॉइंट पर निकालना है पी पॉइंट पर, वहां से गॉसियन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है, तो गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल होगा। ये कैसा होगा, ये जी सरफेस, गॉसियन सरफेस होगा जो स्फेरिकल है। और इसके अंदर में बंद चार्ज केवल ये होगा। अब ये बेटा इस पॉइंट पर निकालना है, तो यहां एक छोटा सा एरिया वेक्टर लिया डीए, और इस पूरे गॉसियन सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर दिया जो इसके अंदर में बंद चार्ज है। चार्ज तो आउटसाइड सरफेस पर भी। तो अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। बेटा गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ क्या है, ई डॉट ds, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्यों बेटा, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ई डॉट ds, सरफेस एरिया क्या है, ds या da, टोटल सर इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर सेम होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, that electric field here, since this point is symmetrically inside the sphere, from the center this distances are everywhere same, so here electric field remains same. E dot ds, total surface area 0 to 4 pi r square. R is the radius. R is the radius of this sphere, because we are finding electric field inside the sphere. E dot is charge enclosed एप्सिलॉन ई डॉट da, इसका सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस एरिया बेटा ये da लिया इस गॉसियन सरफेस पे। फिर से देखिए बेटा ये होलो स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर था, चार्ज सब जगह था, सॉलिड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, और इसका रेडियस था कैपिटल आर। हमें बाहरी पॉइंट पर नहीं, अंदर के इस पॉइंट पर निकालना था। जिस पॉइंट पर निकालना है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है, गॉसियन सरफेस भी हम स्फेरिकल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, स्फेरिकल ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं, और ये जिस पॉइंट पर निकालना है छोटा सा एरिया वेक्टर डीए ले लिया। बेटा ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। बेटा आपको ध्यान में रखना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ cos 0 क्या होता है बेटा 1, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन cos 0, देखो कि बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए cos थीटा होता है, cos 0 1, cos 0 degree 1, and this is equal to charge enclosed upon epsilon naught। बेटा इसके अंदर में चार्ज इनक्लोज क्या होगा, तो लिखेंगे पूरा सरफेस एरिया cos 0 1 0 to 4 pi r स्क्वायर 4 pi r स्क्वायर जो होगा इस सरफेस का एरिया, और इसके अंदर में बंद चार्ज, क्यों इनक्लोज चार्ज क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज, रो, इसका वॉल्यूम, क्योंकि स्फीयर के अंदर में बंद चार्ज यही लेंगे, और इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, केवल इस स्फीयर का वॉल्यूम लिया क्योंकि ये बंद चार्ज दे दिया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये ले लिया क्यू बाई एप्सिलॉन। अभी बेटा जब इसे हम सॉल्व करेंगे, 4 पाई कैंसिल, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा E इज इक्वल टू रो, बेटा एक आर कैंसिल, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। बेटा सी हियर inside the sphere from this equation रो बेटा क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कितना चार्ज है, क्यू परसेंट है इस स्फीयर के वॉल्यूम पर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज
ये देखिए बेटा, इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से आर से यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही आर को सेंटर पर ले जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस पॉइंट पर निकालेंगे सेंटर पर, तो यहाँ का आर सेंटर का आर क्या होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि सेंटर पर जीरो हो जाएगा। कोई भी सॉलिड चार्ज स्फीयर के सेंटर पर, सॉलिड चार्ज स्फीयर के आर जब जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों, क्योंकि इसके अंदर में इनक्लोज चार्ज तो जीरो हो जाएगा, चार्ज तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, गॉस लॉ, दैट if inside any Gaussian surface charge enclosed is zero, then electric field will be zero on the surface of the Gaussian surface. Now, so from here what conclusion we are getting, that at inside point electric field is directly proportional to distance, directly proportional to distance. Now, और इसी इक्वेशन से लिखेंगे therefore electric field E for electric field at the center of sphere क्या हो जाएगा बेटा, is equals to 0। बेटा इसी क्वेश्चन में अगर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, सेकंड केस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, पॉइंट पी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो ये क्या हो जा रहा है बेटा, ये सरफेस स्फीयर की ये चार्ज बॉडी है और हम फील्ड यहां निकालना चाहते हैं जैसे इसके सरफेस पर, तो इसका भी गॉसियन सरफेस का रेडियस सेम हो जाएगा। तब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में E डॉट ds बेटा इसका रेडियस और बाहर वाला का रेडियस सेम हो जाएगा। चार्ज इनक्लोज कितना है, अब ये पूरा रेडियस ले लेंगे, पूरा रेडियस, क्यों, क्योंकि E डॉट ds यहाँ का सरफेस एरिया और चार्ज इनक्लोज, क्योंकि ये इसने पूरे स्फीयर को अपने अंदर में ले लिया, तो वी विल काउंट द चार्ज प्रेजेंट ऑन द होल स्फीयर, तो रो चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट सरफेस यूनिट वॉल्यूम रो, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर 4 पाई r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन, तो ये आ जाएगा रो r अपॉन रो r, सारा कट जाएगा, रो r ये भी हो जाएगा कैपिटल R, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बेटा अगर आप यहां से रो को खोलिए और ये लिख डालिए तो क्या लिखेंगे, रो की जगह लिखेंगे q बाई 4/3 पाई r क्यूब r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बेटा 3 से 3 कैंसिल, r स्क्वायर से r, क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, q बाई r स्क्वायर।